नमस्कार दोस्तों, इंडियन अफेयर्स की न्यूज़ ट्रैक श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं खास खबरों के एक संकलन के साथ में। शुरुआत करते हैं अपनी पहली खबर से। हाल ही में 29 जनवरी 2022 को भारत और इजराइल ने अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत आज के दिन ही हुई थी। जैसा कि भारत का मूल स्वभाव है, सैकड़ों वर्षों से हमारा यहूदी समुदाय भारतीय समाज में बिना किसी भेदभाव के एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहा है और पनपा है। उसने हमारी विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रधानमंत्री जी ने आगे कहा कि आज जब दुनिया में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इजराइल संबंधों का महत्व और बढ़ गया है और आपसी सहयोग के लिए नए लक्ष्य रखने का इससे अच्छा अवसर और क्या हो सकता है जब भारत अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ इस वर्ष मना रहा है और जब इजराइल अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ अगले साल मनाएगा और जब दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ हाल ही में मना रहे हैं। 30 वर्ष के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं आप सभी को फिर से बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत इजराइल दोस्ती आने वाले दशकों में आपसी सहयोग के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। इस अवसर पर हमें यह भी जान लेना खास आवश्यक है, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित किए गए थे। 2020 तक भारत इजराइल के साथ राजनयिक संबंध रखने वाले 164 देशों में से एक है। भारत का दूतावास तेल अवीव में और इजराइल का दूतावास दिल्ली में स्थित है। 2000 में लालकृष्ण आडवाणी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय मंत्री बने। हाल ही में भारत और इजराइल के मध्य एक कृषि सहयोग परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसमें कृषि क्षेत्र में भारत की मदद करने के लिए इजराइल ने अपनी मदद का भरोसा दिया है। इस विशेष अवसर पर एक लोगो भी लॉन्च किया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस लोगो में अशोक चक्र और डेविड का सितारा है। इसका अंक 30 भी है, जिससे देशों के राजनयिक संबंधों के 30वें वर्ष को दर्शाता है। तो ये थी खबर भारत और इजराइल के मध्य राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ से संबंधित। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन से संबंधित है, जिसके बारे में ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मणिपुर के तामेंगलोंग जिले के रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन पर पहली बार मालगाड़ी पहुंचने पर काफ़ी प्रसन्नता है। अब जब यहाँ पे बात रानी गाइदिनल्यू की हो रही है, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना बेहद खास हो जाता है हमारे लिए। रानी गाइदिनल्यू भारत की नागा आध्यात्मिक एवं राजनीतिक नेत्री थीं, जिन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। उनको भारत सरकार द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में सन 1982 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के लिए रानी गाइदिनल्यू ने नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया था। रानी गाइदिनल्यू के पराक्रम के कारण ही इनको नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है। रानी गाइदिनल्यू जी ने गांधी जी के आंदोलन के बारे में सुनकर सरकार को उस समय की, जो कि अंग्रेज द्वारा संचालित हो रही थी, को किसी भी प्रकार का कर ना देने की घोषणा की थी। उन्होंने नागाओं के कबीलों में एकता स्थापित करके अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए भी कदम उठाए थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व और निर्भयता को देखकर जनजातीय लोग उन्हें सर्वशक्तिशाली देवी मानने लगे थे। वह छापामार युद्ध और शस्त्र संचालन में अत्यंत निपुण थी। अंग्रेज उन्हें बड़ी खूंखार नेता मानते थे और दूसरी ओर जनता का हर वक्त उसे अपना उद्धारक समझता था। रानी गाइदिनल्यू की स्मृति में सन 1996 में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। इनको पद्म भूषण, स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र, विवेकानंद सेवा सम्मान और बिरसा मुंडा पुरस्कार भी दिया गया है। तो ये थी कुछ खास बातें रानी गाइदिनल्यू रेलवे स्टेशन से संबंधित और रानी गाइदिनल्यू के जीवन परिचय से संबंधित। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरेडा और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने छत के ऊपर रूफटॉप सौर परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जैसा कि हम जानते हैं, दोनों कंपनियां क्रमशः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं,
भारत सरकार का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक रूफटॉप सोलर के माध्यम से 40 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसों के यात्री कक्ष में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली के लिए अधिसूचना जारी की गई है भारत सरकार की तरफ से। जानते हैं इसके बारे में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने श्रेणी तृतीय वाहन वे हैं जिन्हें लंबी दूरी की यात्री परिवहन के लिए बैठकर जाने वाले यात्रियों को ध्यान में रखकर डिजाइन और निर्मित किया जाता है, और स्कूल बसों के लिए 27 जनवरी 2022 को अधिसूचना के अनुसार AIS 135 अर्थात 135 में संशोधन के माध्यम से बसों के यात्री कक्ष में अग्नि चेतावनी प्रणाली और अग्नि सुरक्षा प्रणाली की शुरुआत की है। वर्तमान में AIS 135 के तहत इंजन कक्ष से लगने वाली आग के लिए आग का पता लगाने, चेतावनी देने और इसके शमन की प्रणाली को अधिसूचित किया जाता है। आग की घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि यात्रियों को नुकसान मुख्य रूप से यात्री कक्ष में गर्मी और धुएं के कारण होता है। यदि आग की घटनाओं के दौरान थर्मल प्रबंधन द्वारा यात्रियों की निकासी के लिए अतिरिक्त समय देकर यात्री कक्ष में गर्मी और धुएं को नियंत्रित किया जा सके तो इस नुकसान को रोका जा सकता है। तो इस खबर से हम यह समझ सकते हैं कि जो ये नई अधिसूचना जारी की गई है, इस माध्यम से आग की घटनाओं में होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सकेगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अभी हाल ही में केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत में हरित पत्तन और पोत परिवहन के विकास के लिए शुरू की गई हरित पहलों की प्रगति की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के तहत हरित पत्तनों के विकास के लिए शुरू की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा की है। इस पहल के अंतर्गत 2030 तक प्रमुख पत्तनों में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाकर 60% से अधिक करना, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, बर्थ के माध्यम से जहाजों द्वारा समुद्र तटीय बिजली की आपूर्ति का लाभ उठाना, बहुपत्तन पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर वाहनों के लिए स्वच्छ ईंधन को अपनाना, पत्तनों पर डीजल इंजन के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना आदि शामिल है। साथ ही साथ देश में रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जल मार्गों पर पूरी तरह से इलेक्ट्रिक नौकाएं और हाइड्रोजन ईंधन चालित नौकाएं लगाने की संभावनाओं का भी पता लगाया जा रहा है। उदाहरण के लिए पहले चरण में वाराणसी और गुवाहाटी में इलेक्ट्रिक कट मरीन वाटर टैक्सी लगाने पर विचार किया जा रहा है। ये थी आज की इस सेगमेंट की खास खबरें। आशा करते हैं यह सेगमेंट भी आपको पसंद आया होगा और आप लाभान्वित हुए होंगे। अगर आपको हमारे द्वारा लाई गई वीडियो पसंद आ रही है और आप हमारे प्रयास को सराहना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपके कोई कीमती सुझाव हैं तो आप उनको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बता सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।